हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 13 क्लास 12 हेलोजन डेरिवेटिव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN1 SN2 किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। कभी कभी क्वेश्चन बनेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, मतलब SN1 SN2 ऐसी कौन सी चीज होती है जिनकी वजह से वो कम या ज्यादा हो सकते हैं या फिर पर्टिकुलर पार्ट में वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, दोनों का आंसर यहाँ पे बच्चे कॉमन होने वाला है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। समझना है आपको, सबस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अल्काइल हैलाइड की। अब आपने जब SN1 SN2 जब आपने डिस्कस किया था तब आपको पता होगा कि जो SN1 था उसमें हम टर्शियरी को ज़्यादा फॉलो करते थे, SN2 में प्राइमरी को ज़्यादा फॉलो करते थे। यहाँ पे वही लॉजिक हम समझने वाले कि एग्जैक्टली SN2 में प्राइमरी को क्यों ज़्यादा फॉलो करते हैं और SN1 में टर्शियरी को ज़्यादा क्यों फॉलो करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स तो हमें पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि हमने ऑलरेडी मैकेनिज्म किया हुआ है, लेकिन उसके वहाँ पे लॉजिक भी डिस्कस करने वाले कि क्यों ऐसा होने वाला है कि भाई इसके अंदर प्राइमरी ज़्यादा बोलते हैं ना, हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं और किसी और में टर्शियरी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आने वाला है जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब होता क्या है, मैं आपको जरा यहाँ पे छोटी सी जो जगह बची इसमें समझा रहा हूं। अब अज्यूम करो कि अगर आपके पास ये रहा मिथाइल जो आपने लिया था, अगर आपको याद होगा तो ये रहा मिथाइल ब्रोमाइड। आप देख रहे हैं बच्चे ये पूरी तरह से घिरा हुआ है, चारों कार्बन जो मिडल वाला कार्बन है वो चार जगह से घिरा हुआ है, चारों तरफ से बॉन्ड बना रहा है। अब इसके ऊपर जब OH अटैक करता है तो OH के पास जगह है पीछे से अटैक करने के लिए। इतना समझ में आ गया, मतलब कि SN2 जो होगा ये SN2 मैकेनिज्म के लिए होता है। तो SN2 में एक पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चे की OH पीछे से अटैक करेगा और जब पीछे से अटैक करता है तब ये 5 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बच्चे? 5 बॉन्ड बनाता है। और 5 बॉन्ड जब बनाता है तब ये बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है। अब आप अज्यूम करो कि अगर ये टर्शियरी होता और सेम पैटर्न फॉलो करता तो क्या होता। सोचो बच्चे, अगर ये टर्शियरी होता मतलब कि इस C से एक और C अटैच है और उससे 3 हाइड्रोजन और अटैच है। सोचो जरा आप, यहां पर भी C है, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है, यहां पर भी C है, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये कितना ज्यादा क्राउडिंग दिखाएगा, आप समझ सकते हो। और इस प्रोसेस में OH के पास तो बिल्कुल मौका ही नहीं होगा पीछे से अटैक करने का। इसे हम बोलते हैं कि भाई एक्चुअली इतना ज्यादा क्राउडिंग हो गया कि OH के पास मौका ही नहीं बनेगा। इसका मतलब कि यही रीजन है कि SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी यूज होता है, टर्शियरी यूज नहीं होता है, क्योंकि टर्शियरी वाला बच्चे बहुत ज्यादा क्राउडिंग दिखाएगा और प्राइमरी वाले में OH को अटैक करना होता है पीछे से जगह तो होनी चाहिए अटैक करने के लिए। तो अब जरा मैं आता हूं अपने आंसर की तरफ। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, मैं एकदम स्लो जा रहा हूं बच्चे, कुछ प्रीवियस वीडियो में मुझे कमेंट्स मिले कि सर आप थोड़ा फास्ट जा रहे हो, तो इस बार मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं अपना जो लेक्चर है वो स्लो रखूं, हर एक कंटेंट आप अच्छे से समझो। ठीक है, तो जो मेरा नंबर A पॉइंट है वो है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जिसमें मैं पहले SN2 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि SN2 में मेरा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब अल्काइल कैसा होना चाहिए। द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज पेंटा कोऑर्डिनेट। आपको पता होगा ये ट्रांजिशन स्टेट जब बनता है तो 5 बॉन्ड बनाते हैं। 10 क्राउडेड मतलब 5 बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्राउडिंग हो जाता है एकदम ज्यादा। अब आप अज्यूम करो कि अगर टर्शियरी लेते और उस समय 5 बॉन्ड बनाता तो क्या होता, मतलब ये तो ओवर क्राउडेड हो गया। समझ में आ रहा है? एज ए रिजल्ट इसीलिए SN2 मैकेनिज्म जो होता है बच्चे वो फेवर्ड होता है प्राइमरी हैलाइड में, लिस्ट फेवर्ड होता है टर्शियरी हैलाइड में। क्लियर हुआ सबको पिक्चर? ओवर क्राउडेड ना होने पाए इसीलिए वो प्राइमरी में ही रहता है, टर्शियरी में नहीं जाता है। क्लियर है? अब SN2 नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में SN2 मतलब SN2 में आप किस तरह का अल्काइड फॉलो करते हैं या किस तरह का अल्काइड आप लेते हो। तो यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे दो बेसिकली लॉजिक है SN1 के अंदर कि भाई SN1 के अंदर हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा अल्काइड होने वाला है। तो यहाँ पे 2 मेथड या 2 लॉजिक हो सकते हैं। पहला जो लॉजिक दिया हुआ है वो स्टीरिक इफेक्ट के बारे में बात किया हुआ है। अब हमें पता है कि जो कार्बन होता है, देख लो यहाँ पे, वो यहाँ पे ऑलरेडी 3 कार्बन से अटैच होता है, आगे Br होता है, मतलब ये बच्चे ऑलरेडी क्राउडिंग दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? क्राउडिंग दिखा रहा है। लेकिन SN1 में होता क्या है कि Br पहले निकल जाता है और OH के पास मौका मिल जाता है, इसीलिए वो जो क्राउडिंग इफेक्ट होता है टर्शियरी के अंदर वो नहीं हो पाता है। जो क्राउडिंग इफेक्ट होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि Br निकल जाता है और उसकी जगह पे बच्चे OH आ जाता है। तो जब OH आ जाएगा तो आपका जो चीजें जैसी थी वैसे वैसे होती हैं। तो अगर यहाँ पे टर्शियरी लेंगे और क्राउडिंग नहीं होगा इसका मतलब टर्शियरी वैलिड है।
टर्शियरी लेने के बाद भी अगर क्राउडिंग नहीं हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है वहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनेंगे, लेकिन बीआर क्या होता है उस टाइम पे निकलने के प्रोसेस में हो जाता है। ये एक ही स्टेप का रिएक्शन था, ये 2 स्टेप का रिएक्शन होते हैं, तो यहाँ पे बीआर क्या होता है निकल जाता है। और जो बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप होते हैं बच्चे, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में आसानी से सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, अ प्लेनर कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन। आपको याद होगा स्टेप नंबर 1 में कार्बोकेटायन बनता है SN1 रिएक्शन में। इट हैज नो स्टीरिक क्राउडिंग। स्टीरिक क्राउडिंग का मतलब एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसके पास भी ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, बीआर तो बाहर निकल गया। जब बीआर बाहर चला जाएगा तभी तो कार्बोकेटायन बनेगा, और जब बीआर बाहर चला गया इसका मतलब कि कार्बन के पास जो सेंट्रल कार्बन है उसके पास जगह बन चुकी है, उसके पास जगह बन चुकी है बच्चे। तब हम उसे क्राउडिंग नहीं बोलेंगे। क्राउडिंग कब बोलते हैं कि भाई जब चारों तरफ से पूरा का पूरा घिरा हुआ है। अब यहां तो कार्बोकेटायन है, मतलब कि बीआर तो बाहर जा चुका है, तो बचा क्या, बचा सिर्फ अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब बल्कि अल्काइल ग्रुप कैन बी इजीली अकोमोडेटेड इन अ प्लेनर कार्बोकेटायन। इसीलिए जो बचे हुए अल्काइल ग्रुप होते हैं वो आसानी से उस मिडल वाले कार्बन के ऊपर जिसके पास प्लस चार्ज है उसके पास अटैच होते हैं। क्लियर है सबको। इसीलिए एज ए रिजल्ट SN1 मैकेनिज्म जो होता है बच्चे वो मोस्ट फेवर्ड होता है टर्शियरी में और लिस्ट फेवर्ड होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। क्लियर है सबको। मैं वेल प्रिपेयर्ड लिखा के नोट्स दे रहा हूं बच्चे, इसी नोट्स को इसी तरह से आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन 3 मार्क के लिए बन सकता है। 3 पॉइंट है यहाँ पे टोटल। अभी हम तो डिस्कस कर रहे हैं 2 पॉइंट ही, आगे अभी इसके बाद मैं आपको अगले पार्ट में आपको सिखाऊंगा कि भाई तीसरा पॉइंट भी क्या है। ठीक है, जब मैं इसको इरेज करके आगे सिखाऊंगा आपको। तो पॉइंट नंबर 1 एकदम क्लियर है सबको। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पॉइंट नंबर 1 एकदम क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 का जो सेकंड हाफ है, मतलब कि जो SN1 मैकेनिज्म के 2 रीजन है भाई। तो पहला रीजन तो समझ में आ गया, पहला रीजन तो समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड रीजन कि सेकंड रीजन क्या है भाई, कि इसको टर्शियरी क्यों फॉलो करता है, टर्शियरी में ये SN1 क्यों होता है। सेकंड रीजन की तरफ चलते हैं। सेकंड रीजन ये है कि जब ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आप लेंगे तो जब ये बीआर निकलेगा बच्चे तब ये कार्बोकेटायन बनता है। अब कार्बोकेटायन जो बनता है वो तो ठीक है, लेकिन ये कार्बोकेटायन स्टेबल भी होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि बच्चे ये दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए भाई इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे है। जेई और नीट के लिए मैंने ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट बना के रखा हुआ है, उस इंडक्टिव इफेक्ट को आप देखिए और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पहचानने में। और फिर आपको समझ में आएगा कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कोई छोटा टर्म नहीं है, काफ़ी बड़ा टर्म। उसके ऊपर मैंने 3 से 4 लेक्चर लिए हुए हैं, तो आपको जाके लेक्चर देखिए, आपको पूरा का पूरा अंदाजा हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैं फिलहाल इतना समझाऊंगा कि भाई प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटायन जो होता है टर्शियरी वाला वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब बीआर के निकलने के बाद अगर C+ बन जा रहा है या स्टेबल हो जा रहा है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि कार्बन स्टेबल हो गया। अब कार्बन स्टेबल हो गया तो पॉइंट नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 बन जाता है, और स्टेप नंबर 2 में जो OH- होता है वो आके अटैक करता है। तो आपका सेकेंडली द कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। एज अ रिजल्ट SN1 मैकेनिज्म इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्शियरी हैलाइड एंड लीस्ट फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड। आपको मैं बता दूं प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटायन जो होता है टर्शियरी नेचर वाला ज़्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी नेचर वाले बच्चे कम स्टेबल होते हैं। ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताता है, जिसको जिन्हें भी सीखना है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको लिस्ट बहुत सारी मिलेगी। उस लिस्ट में सर्च कीजिए कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। 3 से 4 वीडियो आपको मिलेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे एक एक करके आप 1 बाय 1 करके देखेंगे, आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट आप जेईई और नीट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। चलेगा, कोई डाउट है? चलो तो अब मैं शुरू करता हूँ पॉइंट नंबर बी शुरू करने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर ए मेरे ख्याल से मैं एकदम क्लियर हूँ, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पॉइंट नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी क्या बचे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं मैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं, मतलब मैं न्यूक्लियोफाइल किस तरह का लूंगा। अब आपको जरा मैं याद दिला देता हूं। SN2 मैकेनिज्म में OH जो था बच्चे वो वेट नहीं कर रहा था, आके पीछे से अटैक कर दिया, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या था, स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। जबकि SN1 वाले में OH ने वेट किया, OH ने क्या वेट किया और BR को निकलने का मौका दिया, भाई तू BR तो निकल जा, फिर मैं आके अटैक करता हूं। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो अब इसी के बारे में यहां पे तुम्हें बोलना है। पॉइंट नंबर बी में तुम्हें यही बोलना है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। क्या बोलना है,
अ मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट फास्टर। जो मोर पावरफुल होगा वो क्या करेगा, जल्दी अटैक करेगा, जो कि SN2 में हुआ था, एंड फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है? द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज इनडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। अगर आपको याद होगा काइनेटिक एक्सप्रेशन, जब मैंने SN1 SN2 का काइनेटिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि SN1 जो रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे सिर्फ और सिर्फ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, OH के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। OH क्या है? OH न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर OH न्यूक्लियोफाइल है और उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का, इसका मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, इनडिपेंडेंट। तो अगला जो लाइन यहाँ पे बोल रहा है, द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज इनडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और आगे आप यही बता रहे हो कि भाई न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिएक्ट इन स्लो स्टेप ऑफ SN1। याद करो SN1 में 2 स्टेप्स थे। पहले स्टेप में OH ने रिएक्ट नहीं किया था, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे वो SN1 का जो मैकेनिज्म था उसमें पहले स्टेप में OH ने रिएक्ट नहीं किया था बच्चे। तो आप यहाँ पे वही बता रहे हो कि भाई न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिएक्ट इन स्लो स्टेप ऑफ SN1 मैकेनिज्म। पहला जो स्टेप था उसे हम स्लो स्टेप बोलते थे। अगर आपको याद होगा उसका नाम था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस स्टेप में OH नहीं आया था, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की वजह से Br टूट के बाहर चला गया था और आपको मिला था कार्बोकेटायन। तो उस कार्बोकेटायन वाले केस में अब तक कहीं पर OH का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, OH नहीं आया था। इसका मतलब कि OH कब आया था? तो OH आया था इट वेट्स, इट मतलब OH, इट वेट्स टिल द कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एंड रिएक्ट्स फास्ट विथ इट। जब एक बार Br बाहर चला गया और कंपाउंड कार्बोकेटायन बन गया बच्चे, तब OH जो है कि जल्दी से आता है और रिएक्ट करता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट के बारे में। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? एक बार मैं वापस से रफली गो थ्रू करता हूं, मैं एकदम स्लो जा रहा हूं, कहीं पे कोई डाउट होगा बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में आपको क्या बोलना है कि भाई जो SN2 मैकेनिज्म होता है उसमें ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड बनते हैं। अब आप ये अज्यूम करके चलो, 5 बॉन्ड बनने का मतलब ऑलरेडी क्राउडेड हो गया। आप ये अज्यूम करके चलो कि अगर प्राइमरी ना हो, कि अगर वो टर्शियरी होता और वहां पर भी 5 बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता। कोई दिखाता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं। सोचो कि अगर ये टर्शियरी होता है इस तरह से, सोचो बच्चे, देखो इस तरह से, ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड मैंने लिखा हुआ है। अब इस पे OH भी अटैक करेगा कहीं से, पता नहीं कहां से करेगा, कहीं जगह ही नहीं कहीं पे अटैच करने की। दिख रहा है आपको कितना ज्यादा क्राउडेड होगा, कितना ज्यादा क्राउडेड होगा। तो बच्चे इस क्राउडनेस को अवॉइड करने के लिए ही SN2 जो होता है वो प्राइमरी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? प्राइमरी को फॉलो करता है। इसीलिए आप बोलते हैं कि भाई एज ए रिजल्ट SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड एंड लिस्ट फेवर्ड इन टर्शियरी हैलाइड। क्लियर है? क्लियर है? अब यही ओवर क्राउडेड जो है कि SN1 वाले केस में टर्शियरी के रहने के बाद भी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इस केस में बच्चे Br वेट थोड़े करता है, Br तो निकल जाता है, तो OH के लिए जगह मिल गई। इसीलिए बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, इसमें एक्कोमोडेट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। पिक्चर क्लियर है पूरा? और बाद में कार्बोकेटायन जो होता है आपका प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है, जिसकी वजह से SN1 जो होता है वो टर्शियरी अल्काइलाइड को ज्यादा फॉलो करते हैं। और सेकंड पॉइंट में आपने बताया न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, भाई जिसका न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वो जल्दी अटैक करेगा। और ऐसा किसमें होता है? SN2 में होता है। SN2 का जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग होता है, वो पीछे से अटैक करता है, वेट नहीं करता है Br के निकलने का। जबकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल ही नहीं करता है। पहले स्टेप में तो वो गायब होता है, सेकेंड स्टेप में आता है जब कार्बोकेटायन बन जाता है। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे आपको पॉइंट नंबर बी में। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर सी। चलो चलते हैं। चलो नंबर सी बात करते हैं, सॉल्वेंट पोलैरिटी। ये नंबर सी है बच्चे, सॉल्वेंट पोलैरिटी। आपको पहले मैं समझा देता हूं कि सॉल्वेंट पोलैरिटी में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्वेंट पोलैरिटी में मैं एक्चुअल में जो सॉल्वेंट में यूज करता हूं, जो कैटलिस्ट में यूज करता था वहां पे, अगर आपको याद होगा तो लाइक पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, इस तरह के सॉल्वेंट में मेरे मैकेनिज्म में मैंने यूज किया था। ठीक है, आपको ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे मैं आपको पहले समझाऊंगा कि कैसे पोलार प्रोटिक या पोलार अप्रोटिक SN1 SN2 के स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर उनको अफेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं SN1 की बात करूंगा, ध्यान से देखना जरा।
SN1 मुझे पता है कि SN1 जो होता है वो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के लिए होता है। तो ये रहा मेरे सामने टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देख लो जरा सब लोग, ये रहा मेरे पास टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आपको पता है कि स्टेप नंबर 1 में Br जो है यहां से बाहर निकल जाएगा, तो ये रहा Br बाहर चला गया माइनस के फॉर्म में, और ये जो कंपाउंड बचता है वो बनता है कार्बोकेटायन। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है कि अगर ये Br माइनस इस C से बाहर निकल जाता है, ये जो टर्ट ब्यूटाइल दिख रहा है आपको, इसमें से जो Br माइनस है वो बाहर चला गया। क्यों बाहर चला गया? क्योंकि यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन होता है जिसके नीचे की वजह से Br बाहर चला गया। बच्चे अगर Br बाहर चला गया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर जाने के बाद तुरंत इसके ऊपर वापस अटैक कर दे, क्योंकि Br तो माइनस है, कार्बन तो प्लस है, तो क्या Br वापस अटैक नहीं कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है। अगर कोई मैग्नेट है जो आयरन से चिपका हुआ है और अगर आपने आयरन को खींच के थोड़ा बाहर कर दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैग्नेट वापस आयरन को नहीं चिपक सकता है, मैग्नेट आयरन से वापस चिपक सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे बच्चे को उस आयरन को पकड़ना है भाई कि तू वापस मैग्नेट के पास मत जा, मतलब मुझे इस Br को रोकना होगा। इस Br को कौन रोकेगा? Br माइनस है, तो इस Br को रोकने के लिए मुझे चाहिए कोई पॉजिटिव वाला पार्ट। पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मतलब होता है प्रोटिक सॉल्वेंट। चीजें समझ में आ रही हैं? इसका मतलब अगर मैं प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूँ, लाइक हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड ले लूँ, जैसे कि मैंने पानी ले लिया या मिथेनॉल इथेनॉल ले लिया, तो बच्चे ये Br माइनस को ये पानी अपना H देगा, इस तरह से बॉन्ड क्या करेंगे, साथ बना देंगे। समझ में आ रहा है? एक रफली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, और इसके थ्रू क्या करेंगे, ये Br को पकड़ के रखेंगे। जब Br को पकड़ के रखेंगे तभी तो OH फ्री रहेगा आने के लिए कि भाई ठीक है कार्बोकेटायन फ्री बैठा हुआ है, अब चलो इसके पास अटैक करो, और Br भी क्या होगा आपका, इसके पास नहीं आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो SN1 में किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करने वाले? SN1 में इस सॉल्वेंट का नाम होता है बच्चे प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट यूज करने वाले? प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, जिसमें H हो। क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। चलो अब मैं SN2 की भी बात कर लेता हूं। आप अज्यूम करो कि ये प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मैंने SN2 में डाल दिया तो क्या होगा, चलो दिखाता हूं मैं आपको। SN2 में आपको पता है पहले स्टेप में ही OH अटैक करने के लिए रेडी होता है, ठीक है? ये पीछे से अटैक करेगा कुछ इस तरह से, तो ये देखो इसका अटैचमेंट हो रहा है, यहां पे अटैचमेंट हो गया। लेकिन ये अटैचमेंट बच्चे कब होगा? जब ये फ्री रहेगा। अगर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लिया होता है इसके अंदर, प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब HOH, प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब HOH, पानी हो गया, इथेनॉल हो गया। तो अगर ये आपने HOH यूज किया होता तो ये जो H दोनों दिख रहे हैं आपको, वो तो इस OH को क्या करते हैं, अपने पास बॉन्ड बना के रोक लेते हैं, जैसे कि उन्होंने Br को रोका हुआ था। तो क्या ये OH उस समय CH3 के पास जा सकता था पीछे अटैक करने के लिए? नहीं जा सकता था बच्चे। इसका मतलब कि इस OH को फ्री रखना है मुझे, तो मुझे कोई अपोजिट सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, प्रोटिक नहीं लेना पड़ेगा, अपोजिट सॉल्वेंट। इसीलिए मैं यूज करता हूं अप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट बच्चे? अप्रोटिक सॉल्वेंट। मेरे ख्याल से चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। अब वही चीज मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है। बोर्ड पे मैं जो लिखता हूँ बच्चे आपके लिए लिखता हूँ ताकि आप आसानी से इसको राइट डाउन करके नोट्स बना सकें, ठीक है? सिर्फ एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूंगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अदर देन इंग्लिश मीडियम होते हैं, जिन्हें समझ में तो आता है लेकिन सेंटेंस की फ्रेमिंग नहीं हो पाती है। इसीलिए ये सारी चीजें मैं लिखा के देता हूँ ताकि जो भी इस चैनल से जुड़े हैं उनका कोई नुकसान ना होने पाए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो अदर देन इंग्लिश मीडियम कोई भी बच्चा हो, ठीक है? चलो, तो मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर C, सॉल्वेंट पोलैरिटी। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ आपको जो वर्डिंग दी गई वो मैं आपको समझा देता हूं। SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आपको पता है कि भाई SN1 जो होता है वो कार्बोकेटायन बनते हुए आगे बढ़ता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है और इस तरह से वो आगे बढ़ता है रिएक्शन। सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रिलेटिवली पुअर। अगर मैं इसमें HOH डाल दूं तो ये जो प्लस है वो इसके साथ में रिएक्शन बहुत कम करेगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्लस है, तो इनके साथ में सॉल्वेशन बहुत कम करेगा। लेकिन एनायन के साथ में सॉल्वेशन अच्छा होगा, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रिलेटिवली पुअर एंड सॉल्वेशन ऑफ एनायन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। एनायंस आर सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट दैट इज प्रोटिक सॉल्वेंट। जो एनायन होता है, एनायन का मतलब बच्चे Br माइनस, जो एनायन होता है वो किसी ऐसे सॉल्वेंट से बॉन्ड बनाते हैं जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वो।
ऐसे सॉल्वेंट की तलाश में वो रहते हैं बेसिकली भैया। तो ऐसा सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट। दस इसीलिए SN1 प्रोसीड्स मोर रैपिडली इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देन इन अप्रोटिक सॉल्वेंट। यही रीजन है कि SN1 जो होता है बच्चे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जल्दी से पार्टिसिपेट करता है या फिर उसको ज्यादा प्रीफर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट हाफ की तरफ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अगर मैंने आपको पहले सिचुएशन दिया था कि अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपने SN2 में ले लिया तो ये OH को क्या करेगा? रोक लेगा। और जब OH को रोक लेगा तो रिएक्शन आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सही बात है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइजेज न्यूक्लियोफाइल OH माइनस बेसिकली। अब क्या होता है, ये कैसे इसको रोकेगा? अब OH माइनस है लेकिन इस OH माइनस को तो H के थ्रू बॉन्ड मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा बच्चे। और कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल बच्चे जब स्टेबल होता है ना तब वो आगे बॉन्ड बनाने के बारे में सोचता भी नहीं है, कहीं पे रिएक्शन करने के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। लाइक आपने पढ़ा होगा कि लास्ट जो 18 ग्रुप के एलिमेंट है वो सबके सब क्या स्टेबल है, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है तो उनको कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चे। इसलिए वो उनको हम क्या बोलते हैं कि बेसिकली इनकम जीरो ग्रुप वाले बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय गैसों का समूह। मतलब उनको कोई बॉन्ड नहीं, निष्क्रिय मतलब कोई काम नाम नहीं है भाई, कुछ हमें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उनका तो ऑक्टेट पहले से ही पूरा है। वैसे यहाँ पे OH इस समय माइनस है, बॉन्ड बनाने के लिए एग्रेशन एकदम उसके अंदर है कि भाई मैं बॉन्ड बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही इस OH को अगर इस पानी ने अपने पास बुला लिया तो इस OH को क्या करेगा? वो स्टेबल कर देगा। और जब स्टेबल कर दिया तो इसका मतलब कि जो OH होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। OH क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ये रीजन है कि पानी के साथ मिलने के बाद ये पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा। और पानी का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या करेंगे? प्रोटिक सॉल्वेंट SN जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो SN2 है उसके रिएक्शन को क्या करेंगे? स्लो कर देंगे। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया अभी? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली डिक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइजेज न्यूक्लियोफाइल बाय सॉल्वेशन। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे? स्टेबल बना देंगे और सॉल्वेंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको क्या करेंगे? डीएक्टिवेट कर देंगे बाय स्टेबलाइजिंग इट। उसको स्टेबल करके उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। भाई तो अब किसी काम का नहीं है क्योंकि तेरे को हम लोगों ने स्टेबल कर दिया है। हेंस अप्रोटिक सॉल्वेंट और लो पोलरिटी सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं SN2 मैग्नीशियम में। इसीलिए हम अप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं SN2 मैग्नीशियम में। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? नहीं होना चाहिए क्योंकि चीजें एकदम क्लियर हो रही है बच्चे। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ईगरली वेट करता हूं बच्चे। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे मैं ट्राई करूंगा 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दो उसके ऊपर। चलेगा? तो इसी के साथ ये जो कंटेंट है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2, यहाँ पे SN1 कट गया है रफ करते समय शायद से। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म चलेगा, जिसमें मैंने पॉइंट नंबर C लास्ट पॉइंट था ये हमारा, मैंने खत्म कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। हमारा हेलो अल्केन जो था वो बच्चे पूरा खत्म हो चुका है। हमारा SN1 SN2 मैकेनिज्म पूरा खत्म हो चुका है। हमारा जो इन्फ्लुएंसेस वाला पार्ट था या जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले पार्ट थे वो भी मैंने यहाँ पे खत्म किया। तो अब मैं बात करूंगा केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। हेलोअरीन के बारे में पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हेलोअरीन होता है बच्चे वो बेंजीन रिंग के ऊपर हालाइड, इसी को हम बोलते हैं हेलोअरीन। बेंजीन रिंग बना हुआ है उसके ऊपर मैंने हालाइड अटैच कर दिया, उसको हम बोलते हैं हेलोअरीन। अब हेलोअरीन का कोई जनरल पार्ट तो होगा नहीं, जैसे हमारे हेलो अल्केन में आर के फॉर्म में हम रिएक्शन लिखते थे फिर उसके एग्जांपल लिखते थे, यहाँ पे कोई जनरल फॉर्म तो होगा नहीं। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, हेलो फॉर्म जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही रिएक्शन होगा। कोई भी रिएक्शन होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही रिएक्शन होगा। जैसे क्लोरोबेंजीन से कर रहा हूं मैं तो क्लोरोबेंजीन में जो भी चीजें मिलाऊंगा वो एक ही बार मिलाने वाला हूं। अब क्लोरोबेंजीन से अगर मैं कोई दूसरा रिएक्शन कर रहा हूं इसका मतलब कोई नया रिएजेंट में उसके साथ मिलाने वाला हूं। आ रहा समझ में? हमारे हेलो अल्केन में ऐसा नहीं था। हेलो अल्केन में जैसे मिथाइल मैंने एक कंपाउंड लिया तो भाई इथाइल भी लो, प्रोपाइल भी लो, ब्यूटाइल भी लो, उसी पैटर्न से मुझे 2-3 एग्जांपल लिखाने पड़ते थे अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से। यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप हेलोअरीन से डील कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हेलोअरीन जो होता है उसमें ऑलरेडी एक हेलोजन आइटम है तो उसके करस्पॉन्ड में 2 नंबर और 4 नंबर, मतलब ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन, ये एक्टिव पॉइंट होते हैं। ये एक्टिव पॉइंट होते हैं। किसके किसके लिए एक्टिव होते हैं ये भी मैं आपको एक नोट में लिखा के दूंगा कि भाई ये जब ये चीजें आएंगी तो एक्टिव रहेंगे। ठीक है, ऐसा आपने, ये कोई नया चीज नहीं है, ऐसा आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत सीखा था।
थोड़ा बहुत आपने प्रिपरेशन में सीखा था, मैंने नोट भी लिखा दिया था प्रिपरेशन में, ठीक है। यहाँ पर भी एक छोटा सा नोट आएगा कि भाई ये चीज़ें रहेंगे तो ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं उस टाइम पे एक्टिव होते हैं। और इससे रिलेटेड एक मैकेनिज्म भी आने वाला है कि भाई ऑर्थो, पैरा और जो बोल सकते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर एक्टिव क्यों होते हैं, इससे रिलेटेड एक मैकेनिज्म भी रहेगा। चलेगा, तो चलो शुरू करते हैं हेलो अरिन का केमिकल रिएक्शन। चलो जरा मैं फटाफट रफ कर लेता हूं। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर चल रहा है बच्चे इस समय, और चैप्टर तो बिल्कुल खत्म होने वाला है। जो लोग इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक में देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे कि सर कहाँ तक पहुंचे हैं, उनको पता चल गया होगा कि चैप्टर बिल्कुल एंड पे आ चुका है। कभी भी ये दम तोड़ सकता है, यस, कभी भी इसकी सांसें रुक सकती है। चलो तो डस्टर को जरा यूज़ करता हूँ अच्छे से ताकि और क्लीन हो जाए। टाइटल सब लोग लिख सकते हैं फटाफट बिना टाइम पास किए। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन, ये टाइटल होगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टाइटल में। चलो बच्चे, टाइटल है मेरा, स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूं, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नंबर ए होने वाला है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर जो नंबर ए होगा, आप इसको, मैं यहाँ पे ए बी सी फॉलो करके चल रहा हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टेम्परेचर जो भी आप यहाँ पे यूज करेंगे बच्चे, सब कुछ यहाँ पे एक तरह से लर्न करने जैसा है, ठीक है। पैटर्न आपको पता चलेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी रहेंगी। एग्जाम्पल नंबर मैं 1 ले रहा हूँ। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? मैंने कंपाउंड लिया है, बेसिकली मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और उसके 4 पोजीशन में मैंने नाइट्रो अटैच किया है। मतलब कंपाउंड का नाम मैं बोल सकता हूँ पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। कंपाउंड का नाम क्या मैंने बोला? पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ये मैंने ले लिया पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखो जरा, ये रहा मेरे पास पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड में बच्चे मैं मिला रहा हूं NaOH। क्या मिला रहा हूं मैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है Na+OH-। इस OH- को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अगर आपको याद होगा तो मैकेनिज्म में भी हम लोग ने यही किया था। टेम्परेचर यूज करने वाले 433 केल्विन टेम्परेचर यूज करेंगे और ये रिएक्शन जो होता है हल्का सा एसिडिक मीडियम में रखते हैं, ठीक है। ये NaOH बेसिकली बेस होता है। अब होता क्या है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन आपको भी दिखाई दे रहा है भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब कि यहाँ से Cl को हटाएगा, जो कि Cl खुद न्यूक्लियोफिलिक एक नेचर दिखा रहा है, ये जाएगा बाहर और उसी जगह पे OH आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर होगा बहुत छोटा सा आंसर, प्यारा सा आंसर, जो बोलते हैं ना एक्सपेक्टेड आंसर, सबको पता है। ये OH यहाँ पे आ गया और NO2 पे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये बाहर चला गया NaCl। इसका नाम क्या होगा मैं आपको बता दूं, पी नाइट्रो, बेंजीन के ऊपर OH विल बी फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा पी नाइट्रोफिनॉल। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चे हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सेम एग्जाम्पल नंबर 2 लूंगा, सेम पैटर्न फॉलो करने वाला हूं, बस फर्क इतना है कि नाइट्रो का अमाउंट मैं और बढ़ा दूंगा। अब आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे जैसे ये नाइट्रो का अमाउंट इसके अंदर बढ़ेगा वैसे वैसे इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ती है और जो लगने वाला टेम्परेचर होता है बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि जब रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने आप से रिएक्शन होने लगेगा, आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 2 समझाता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं लेने वाला हूं 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मैं बोल रहा हूं, देख लो बच्चे, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि जो बच्चे
मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थोड़ा स्लो जाओ, उनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या मिलाने वाला हूँ मैं? सेम NaOH मिलाने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 2 NO2 है तो टेम्परेचर बच्चे कम हो जाएगा, मेरा 403 हो गया यहाँ पे। ये मैंने मिला दिया NaOH, टेम्परेचर कम हो गया 403। और यहाँ पर भी आप HCl ले सकते हो या फिर H3O प्लस करेंगे तो भी चलेगा। सेम पैटर्न, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से Cl बाहर, उसकी जगह पे आ गया OH। आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से, देख लो। ये मेरे पास आ गया OH, NO2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और बाहर चला गया आपका NaCl बाहर। कोई कंफ्यूजन है? चलो नाम लिख लेते हैं 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन के ऊपर OH विल बी फिनॉल। 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। कोई कंफ्यूजन है? अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चे, अब मैं एग्जांपल नंबर 3 लूंगा, एक और NO2 यहाँ पे फिट करूंगा, चलेगा? तो एग्जांपल नंबर 3 बच्चे मैं इसी में चेंजेस करने वाला हूँ, तो आप जरा थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहो। एग्जांपल नंबर 3 में इसी में चेंजेस करने वाला हूँ, ठीक है? एग्जांपल नंबर 2 के अंदर ही चेंजेस करूंगा मैं। तो एग्जांपल नंबर 1 रफ करता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे कि सर ने ऊपर लिखा दिया है। चलो ये एग्जांपल नंबर 2 था बच्चा, आप नंबरिंग देख रहे हैं अच्छे से। ये एग्जांपल नंबर 2 था, अब मैं इसको एग्जांपल नंबर 3 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा। एग्जांपल नंबर 3 में मैंने कन्वर्ट कर लिया, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? चलो नाम में चेंजेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होने वाले, वो सब चेंजेस में करने वाला हूँ। ये सब रफ कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? चलो एग्जांपल नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा क्या है? एग्जांपल नंबर 3 में मैंने नाम यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बच्चे क्लियर है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, चलेगा? अब क्या करने वाला हूं मैं, इसके अंदर वापस से NaOH मिलाएंगे, लेकिन इस बार जब NaOH बच्चे मिलाएंगे तो इस बार हम, पिछली बार टेम्परेचर 403 रखा था मैंने, लेकिन इस बार हमें सिर्फ गर्म पानी से भी काम चल जाएगा। मतलब टेम्परेचर पे अगर मैं नियर अबाउट गर्म पानी जो होता है इतना अगर टेम्परेचर रखूं, ठीक है, तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन में डालने वाले वार्म वाटर, ठीक है, चलेगा? वही सेम प्रोसेस, यहां से Cl, यहां से Na बाहर, ये हो जाएगा OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, बाहर जाने वाला प्रोडक्ट NaCl। इसका नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसका एक और नाम होता है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम होता है, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अपने माइंड में सेट कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो भाई, ये पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसको सेट कर लो अपने माइंड में। क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? कंफर्म? अब इसके बारे में एक नोट लिखा दूं मैं आपको छोटा सा, किस नोट की मैं बात कर रहा हूं? अरे बच्चे इसी नोट की बात कर रहा हूं, इसी नोट की बात कर रहा हूं कि मोर नंबर ऑफ NO2 इन हेलोअरीन, मोर नंबर ऑफ NO2 इन हेलोअरीन, तब क्या होने वाला बच्चे? लेस विल बी द टेम्परेचर। आपने लिखा हो ताकि आपको पता चले कि भाई हाँ ठीक है, ज्यादा NO2 अटैच करेंगे तो हमें टेम्परेचर क्या करना है, धीरे धीरे कम करते जाना है, या फिर आप बोल सकते हो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, चलेगा? तो ये मैं रफ करता हूं इसी एक्सपेक्टेशन में कि आपने यहां तक लिख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला कंटेंट, दिखाता हूं मैं आपको। अगला कंटेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं कहूंगा अब तक का सबसे इजी इलेक्ट्रोफिलिक, आपने इसके पहले भी पढ़ा था, तो कोई नई चीज नहीं आ रही है। दिखाता हूं बच्चे क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत इजी,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लो जरा, इसे मैं नंबर बी नाम दूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अलग अलग टाइटल है, तो नंबर बी में जो नंबर फर्स्ट टाइटल है, देखो यहाँ पे स्मॉल वन करके लिख रहा हूँ मैं, रोमन में वन को मैं स्मॉल वन बोलता हूँ, इसे हम बोलेंगे हेलोजेनेशन। क्या बोलेंगे बच्चे? हेलोजेनेशन। अब हेलोजेनेशन में ऑब्वियस है क्लोरीनेशन आप लेने वाले हो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ले लो, लेकिन क्लोरीनेशन सिलेबस के हिसाब से जाएंगे तो क्लोरीनेशन दिया होगा तो हम क्लोरीनेशन फॉलो कर रहे हैं। होता क्या है, बहुत सिंपल रिएक्शन, ये रहा मेरे पास, देख लो जरा अच्छे से बना रहा हूँ बेंजीन, वापस बना देता हूँ। ये रहा मेरे पास क्लोरोबेंजीन, देख लो, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इसमें मैंने वापस से क्या मिला है बच्चे? हेलोजेनेशन में तो मैंने Cl2 मिला दिया। ये मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरिन में मैंने बताया था कि भाई ये Cl2 है। अब कंडीशन में अगर मैंने FeCl3 ले लिया तो FeCl3 जो होता है उसमें Fe का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में वो कम पड़ते हैं, 6 होते हैं, जबकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये 8 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को अपने पास बुलाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो इलेक्ट्रॉन लेके अपने मेरे पास आ जाएगा और खुद क्या बन जाएगा, FeCl4 बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाले को माइनस बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन लेके कब जाएगा भाई, ये देखो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, अब Cl ने क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया, ये वाला Cl इसके पास चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जब ये प्लस बनेगा तो इसका मतलब ये बेंजीन के कॉर्नर पे जो बेसिकली 2 नंबर 4 नंबर पे अटैक कर सकता है। आ रहा है समझ में? क्लियर है एकदम, क्योंकि यहाँ से H बाहर जाएगा, H जो कि प्लस होता है बाहर चला गया, उसके कोई दूसरा प्लस आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा इसके पहले, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, चलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन में बताया था, दोबारा आप लोग को बता दिया मैंने। इसमें होता है कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक 2 नंबर पे और एक 4 नंबर पे, 2 अलग अलग प्रोडक्ट। किस तरह से देख लो, ये Cl पहले से था, एक Cl 2 नंबर पे आ गया और एक Cl 4 नंबर पे आ गया। देख लो बच्चे, कोई डाउट है तो बोलना मुझे, कहीं पर भी किसी को डाउट है। इसमें भी वही कंसेप्ट आएगा, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा बच्चे ओ डाइक्लोरोबेंजीन, यहां पे आएगा पी डाइक्लोरोबेंजीन। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो O होता है वो माइनर होता है, जबकि सिमेट्रिकल नेचर की वजह से ये मेजर होता है। प्रिपरेशन में मैंने बताया था, आप प्रिपरेशन देख सकते हैं, लिंक मैं ऑलरेडी सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करता हूँ हमेशा आपके साथ में, तो आप आराम से जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो नंबर 1 है बच्चे वो यहाँ पे खत्म हुआ। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप आना चाहिए, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं करते बच्चे, जैसे आपने क्लोरीनेशन में क्लोरीन डायरेक्टली अटैच कर दिया, वैसा नहीं। यहाँ पे हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड और उसके हिसाब से उसमें से नाइट्रो ग्रुप क्या होता है यहाँ पे अटैक करता है। देख लो एग्जाम्पल नंबर 1, एक ही एग्जाम्पल ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये मेरे पास है Cl, इस Cl में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपने मिला दिया। मैं नाइट्रिक एसिड को ब्रेक करके देखो ऐसे लिख रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ, HNO3 होता है कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। इस HNO3 को मैंने ब्रेक किया HO में और फिर NO2 वाला पार्ट बच गया मेरा, जिसको मैंने ब्रेक किया, HNO3 को मैंने इस तरह से ब्रेक किया हुआ है। अब जब भी आप ये लेते हो तो आप कंडीशन यूज़ करते हो सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंडीशन यूज़ करेंगे। होता क्या है, यहाँ से H, यहाँ से वो H, पानी बाहर चला गया और ये जो NO2 है बच्चे इसकी जगह पे आ जाएगा। सेम प्रोसेस दूसरे के लिए 4 नंबर से वही सेम प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। 2 नंबर और 4 नंबर पे प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। मैं एकदम आराम से जा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलेगा बच्चे, कोई डाउट है? पानी बाहर जा रहा है ऐसा दिखाएंगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, कोई उसके लिए मार्क्स कटने वाला नहीं है, कोई टेंशन मत लो आप। क्लोरोबेंजीन, इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ओ नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, चलेगा। यहाँ पर भी देख लो पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। कोई डाउट है बच्चे तो बोलना जरूर।
और मेजर कौन सा बनेगा? ऑफ कोर्स पी वाला मेजर बनेगा। क्यों मेजर बनेगा? क्योंकि वो सिमेट्रिकल नेचर दिखाता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन क्या होता है? नंबर थर्ड, देख लो बच्चे, नंबर थर्ड की तरफ आ गए हम लोग। ये जरा मैं रफ कर देता हूं। हमारा इलेक्ट्रोफिलिक ही चल रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक को मैं रहने देता हूं। नंबर थर्ड है सल्फोनेशन। बहुत नजदीक आ चुके हैं चैप्टर के। चलो दिखा दो मैं आपको, जो नंबर थर्ड है वो है क्या। नंबर थर्ड है बच्चे सल्फोनेशन। चलेगा। अब जो सल्फोनेशन होता है, सल्फोनेशन का मतलब ये कि जो SO3H होता है, बेसिकली सल्फोनिक ग्रुप को यहाँ पे अटैच करना है। डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब मुझे सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं फटाफट। ये रहा मेरे पास क्लोरोबेंजीन, इसमें मैंने ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। देख लो, आपको मैं दिखा दूं कि ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मैं ब्रेक करके देखो ऐसे लिख रहा हूं, ताकि मुझे जो सल्फोनिक ग्रुप होता है वो मुझे आसानी से यहाँ पे मिल जाए। कोई डाउट है बच्चे किसी को कहीं पर भी? इसको मैंने हीट कर दिया, मुझे पता है 2 नंबर से HOH पानी बाहर जाएगा, 4 नंबर से HOH पानी बाहर जाएगा, और SO3 जो होंगे दोनों जगह पे अटैच हो जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट थोड़ा मैं छोटा बना रहा हूँ, ताकि दोनों प्रोडक्ट मुझे विद इन द रेंज में आसानी से बन जाए। ये हो गया Cl, यहाँ पे आ गया SO3H। देख लो यहाँ पे, ये हो गया आपके सामने Cl, और ये हो गया SO3H। कोई डाउट है बच्चे कहीं पर भी? चलो नाम लिख लेते हैं फटाफट। नाम क्या है इसका? इसका नाम तो ऑब्वियस, जो आप स्टार्टिंग से लिख रहे हो, क्लोरोबेंजीन। और उनका नाम क्या होने वाला है? बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि क्लोरो को आप एज अ साइड फंक्शन को कंसिडर कर लेंगे इस तरह से। तो इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे क्लोरो, और इतने का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? इतने का नाम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम बड़ा इजी होने वाला है। 2 क्लोरो बोलो, मतलब क्लोरो का नाम आपने लिख दिया। अब जो बाकी नाम है वो वैसे का वैसे लिख दो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोई डाउट है किसी को तो बोलना। 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे नाम क्या बनेगा? पी क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कुछ डाउट है बच्चे? चलो नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम होने वाला है। 11th में ये रिएक्शन था और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वहां पे, और यहां पर भी इंपॉर्टेंट ही कहूंगा मैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाम सुना होगा आपने। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको मैं बता दूं इसके अंदर 2 रिएक्शन आएंगे, तो अब मैं स्टार मार्क करके दिखा रहा हूं। पहला आएगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बच्चे ध्यान देना जरा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है देख लो जरा। अल्काइल ग्रुप मिलाना है मुझे। ये रहा क्लोरोबेंजीन, इस पे मैंने अटैक किया है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अल्काइलेशन है ना, तो अल्काइल ग्रुप आएगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। चलेगा। एनहाइड्रस AlCl3 मैं यूज करता हूँ। एनहाइड्रस में अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनहाइड्रस AlCl3। चलेगा। जनरली वही सीन है वापस से कि CH3Cl जो होगा उसमें से AlCl3, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Cl के पास Cl के 3 आइटम है, जिसका मतलब कि Al जो होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा। तो Al के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे, इसीलिए क्या करेगा ये Al को अपने पास बुलाएगा कि भाई तू इलेक्ट्रॉन लेके आ जा। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जब इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो CH3 क्या बन जाएगा? पूरी तरह से प्लस बन जाएगा, और ये प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। मैकेनिज्म पूरा समझ में आ गया? ये मैकेनिज्म आपको 11th में था, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, तो लेकिन फिर भी मैंने आपको एक रफली याद दिलाया कि क्या था इसके अंदर। चलेगा। कोई डाउट है बच्चे? देख लो, ये मेरा इस समय रिएक्शन का पैटर्न है। यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर चला गया, CH3 यहाँ पे आएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर जाएगा, CH3 यहाँ पे आएगा। मतलब CH3 2 जगह पे आ सकता है। कहाँ कहाँ पे? 2 नंबर पे, 4 नंबर पे। चलो देख लेते हैं फटाफट। ये रहा मेरे पास Cl, और उसके ऊपर अटैच हो गया CH3। ऑफकोर्स ये माइनर बनेगा। और ये रहा मेरे पास
बेंजीन रिंग के ऊपर Cl और उसके 4 नंबर पे आ गया CH3। कोई डाउट है? इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम होता है कभी कभी। देखो भाई, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई ये टॉलिन बन चुका है, ये क्या बन गया टॉलिन, तो 2 नंबर पे क्लोरोटॉलिन, 2 क्लोरोटॉलिन बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा पी क्लोरोटॉलिन। कोई डाउट है बच्चे किसी को भी? तो 4 का पहला स्टार मार्क था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मैं रफ करके आपको सेकंड स्टार मार्क दिखाता हूं, जो होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नाम सुना होगा आपने शायद, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ईजी है, ध्यान देना बच्चे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप वहां पे अटैक करेगा, और क्या मिलाएंगे हम? एसाइल क्लोराइड मिलाने वाला हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं, ऊपर स्टार मार्क करके लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसी का पार्ट चल रहा है। तो स्टार मार्क करके मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या करने वाला हूं मैं, दिखा रहा हूं आपको। ये रहा मेरे पास क्लोरोबेंजीन, इसमें मैंने ऐड किया एसाइल ग्रुप, एसाइल क्लोराइड। परफेक्ट नाम की बात करें तो इसका नाम आता है एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, सेम पैटर्न, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में इसको मैं हीट कर रहा हूँ, तो वही सेम यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, और ये पूरा एसाइल ग्रुप बच्चे इस 2 नंबर पर और 4 नंबर पर आकर अटैक करेगा। तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट चल रहा है ये सब। यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान दें बच्चे, जब ये Cl जाएगा ना तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई थी। कार्बन की वैलेंसी देखो, ये मार्कर देखो आप, ये इस तरह से था बच्चे, जरा ध्यान दो। यहाँ पे ये मार्कर का जो कैप है वो Cl है, तो जब ये Cl निकल गया तो ये डिस्टर्ब हुआ, तो ये जब डिस्टर्ब हुआ तो ये इस तरह से आके इसके ऊपर बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? वापस से दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये पूरा जो पूरा का पूरा क्या है बच्चे, कंपाउंड है। कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। अब इसमें से ये Cl बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया आपका, जो C है जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड अटैच है, वो वाला कंपाउंड है जो डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब ये डिस्टर्ब वाला पार्ट क्या होगा, इस तरह से अपने आप को पूरा करने के लिए इसके पास अटैच होगा। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड तो CH3 आया हुआ है। तो ये तो 2 नंबर पे आया। अब आप क्या करेंगे, सेम 4 नंबर पे देख लो, बहुत ईजी है यार ये तो। C डबल बॉन्ड O CH3। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है बच्चे? नाम की तरफ चलते हैं। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई ये एसिटाइल क्लोराइड है। इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम जरा देख लो क्या होने वाला है। अगर मैं इसको हटा दूं क्लोरो को, तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है बच्चे, इसका नाम है एसिटोफिनन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनन। CH3 मतलब एसिड, बेंजीन का पुराना नाम फिन, C डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं कीटोन मतलब ON1, तो नाम आएगा एसिटोफिनन। लेकिन इस एसिटोफिनन पे ये Cl क्या है, क्लोरो है, तो नाम आ जाएगा भाई 2 क्लोरो एसिटोफिनन। क्लियर है? आप ON1 यूज करेंगे क्योंकि कीटोन है ये फंक्शनल ग्रुप में, और यहां पे नाम बन जाएगा पी क्लोरो एसिटोफिनन। बोलो कोई डाउट है किसी को? तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एकदम क्लियर है। अब चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ, जिसका नाम होगा यहाँ पे इस तरह से। जो बच्चे मेरा नंबर B था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेरा खत्म हो चुका है। अब आएगा रिएक्शन विथ सोडियम। ध्यान देना, एक चीज को समझते चलो जरा। तो ये जरा मैं रफ कर देता हूँ, इनफैक्ट पूरा का पूरा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, और आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है। बहुत ईजी है। नंबर C की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, चलो जरा फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट चल रहा है बच्चे, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हम लोग कंटेंट के, और देखेंगे कि कैसे इसके साथ डील करना है। बहुत इजी कंटेंट है बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अपना फोकस पूरा का पूरा बोर्ड पे रखो। नंबर C है बच्चे रिएक्शन विथ सोडियम। ठीक है, रिएक्शन विथ सोडियम देखते हैं जरा क्या है। नंबर C है रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम के साथ आप रिएक्शन करने वाले हो। भाई किसका रिएक्शन होने वाला है? हेलोरिन का रिएक्शन होने वाला है। कैसे रिएक्शन होने वाला है वही तो मैं सिखाने वाला हूं आपको। आपने इसके पहले भी सीखा था कि भाई अल्काइल हैलाइड में अगर मैं सोडियम मिला दूं तो उसको नाम दिया था वर्ज रिएक्शन। याद आ रहा है कुछ बच्चे? बस आप उसी से रिलेटेड यहाँ पे सीखने वाले हो। यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगे। रिएक्शन विथ सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें
नंबर 1 है आपके लिए फिटिग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बच्चे? फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन की खासियत क्या है, ये कैसे वर्ड रिएक्शन से अलग है, वो आपको समझाना है यहाँ पे मुझे, और बहुत इजी है। मैं आपको बोलूंगा कि भाई फिटिग रिएक्शन का मतलब होता है अगर आपको कहीं पर भी हेलोअरीन में हेलोरिन मिलाते मिल गया और उसमें सोडियम मेटल मिला रहे हैं, इसका मतलब कि वो फिटिग रिएक्शन हो गया। तो जनरली क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई हेलोअरीन अगर मैंने यूज किया सोडियम के साथ में, और बनने वाला कंपाउंड जो होगा ऑब्वियस मेरा जो कुछ बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, तो उस रिएक्शन को मैं बोलूंगा भाई ये फिटिग रिएक्शन है। वर्ड्स में क्या होता था, अल्काइल हैलाइड में सोडियम मिलाते थे, यहाँ पे अराइल हैलाइड में अगर मैंने सोडियम मिला दिया, दैट इज कॉल्ड एज फिटिग रिएक्शन। चीजें क्लियर हो रही हैं? एग्जांपल के थ्रू देखो, अगर मैंने ये एग्जांपल ले लिया, थोड़ा सा स्टाइलिश बेंजीन बना रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये मेरे पास बेंजीन है, इस पे मैंने अटैच कर दिया Br, जिसका नाम है यहाँ पे फिनाइल ब्रोमाइड, चलेगा। इस पे मैंने क्या मिलाया बच्चे, सोडियम मिलाया, और वापस से यहाँ पे क्या लिया मैंने, सेम कंपाउंड ले लिया Br। कोई डाउट है किसी को तो बोलना। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जैसे कि आप हमेशा करते थे। मैकेनिज्म जो होगा बच्चे इसका वही सेम पैटर्न, वही पुराना वाला पैटर्न अपना। सोडियम क्या करेगा, पहले जरा देख लो अगर थोड़ा सा समझना है तो। ये सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और खुद क्या बन जाएगा बच्चे, सोडियम प्लस चार्ज बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, मतलब बेसिकली मैं पहले एक Br कंसिडर करता हूँ, एक Br के पास चला गया। जैसे Br अपना इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ से टूट जाएगा। और आप यहाँ पे 2 सोडियम लेने वाले हो, आपको भी पता है, तो एक और सोडियम यही प्रोसेस सेम करेगा और इसके लिए करेगा। यहाँ से भी Br निकल जाएगा, मतलब सोडियम प्लस है और Br माइनस है, तो ये पूरा होल पार्ट यहाँ से बाहर चला गया। तो बचा क्या, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जरा देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा मेरे पास बनने वाला कंपाउंड। थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि चीज़ें बाहर चली जाए। इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, देख लो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड लग रहा है देख के। दिख रहा है बच्चे, दिख रहा है? और बाहर क्या चला गया, 2NaBr बाहर चला गया, दिखाई दे रहा है? इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल। ये फिनाइल बन जाएगा डाइफिनाइल। बहुत से लोग कंफ्यूज देखे, सर ये तो बेंजीन था तो फिनाइल क्यों नाम आया? बच्चे बेंजीन तब था जब वो इस तरह से होता, सिर्फ इतने को हम बेंजीन बोलते हैं। जैसे इसके ऊपर कुछ अटैच करते हो, जैसे कुछ इसके ऊपर फंक्शन ग्रुप अटैच करते हो, वैसे ये फिनाइल बन जाता है, क्योंकि इसका एक H आपने हटा दिया है। तो यहाँ पर भी इसका एक H हट चुका है, मतलब ये फिनाइल, इसका भी एक H हट चुका है, मतलब ये भी फिनाइल, तो बन जाएगा डाइफिनाइल। तो नाम आ जाएगा डाइफिनाइल। कोई डाउट है बच्चे? अगर इसके नाम की बात करें तो ब्रोमो बेंजीन इसको बोलते हैं, ब्रोमो बेंजीन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मैकेनिज्म के साथ ये चीजें समझ में आ गई। किसी ने पूछा कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ भाई, फिटिग रिएक्शन क्या होता है, शॉर्ट नोट बताओ। सिंपल सा है, व्हेन हेलोअरीन, ध्यान देना, व्हेन हेलोअरीन इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग हेलोअरीन कंपाउंड, चलेगा? नॉट हेलोअरीन, करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है? वापस से मैं रिपीट करो, व्हेन हेलोअरीन इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड, चलेगा? एरोमेटिक हाइड्रो का नाम बोलेंगे तो भी चलेगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। अब अगला जो आने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, नंबर 2 है वर्ज फिटिग रिएक्शन। इसी के नीचे मैं दिखाता हूं आपको, वर्ज फिटिग रिएक्शन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है भाई वर्ज और फिटिग दोनों मुझे यूज करना है। तो वर्ज मतलब हो गया अल्काइल हैलाइड और फिटिग मतलब हो गया एरोमेटिक रिंग वाला, हेलोअरीन वाला। तो जो नंबर 2 वाला पार्ट है, दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो जो नंबर 2 वाला पार्ट है, चलो नंबर 2 वाला जो पार्ट है उसका नाम होगा यहाँ पे, जो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में, वर्ज फिटिग रिएक्शन। वर्ज फिटिग कब होने वाला है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, स्टेटमेंट आप खुद से खुद बना लेंगे। दिख रहे हैं बच्चे? इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। आप ब्रोमोबेंजीन में ऑब्वियस सोडियम तो मिला रहे हो, लेकिन साथ में दूसरा कंपाउंड आपने ले लिया अल्काइल हैलाइड, मतलब वर्ड्स और फिटिग दोनों को मिक्स किया। वर्ड्स मतलब अल्काइल हैलाइड, फिटिग मतलब अराइल हैलाइड या हेलोअरीन। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद अराइल हैलाइड अलोंग विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, चलेगा? यहां से NaBr बाहर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल बेंजीन। क्या देगा बच्चे, ये देखो ये बेंजीन बन गया पूरी तरह से, और इसके ऊपर ये मिथाइल एज अ ब्रांच बन गया जिसको हम अल्काइल बोलेंगे, और बाहर चला गया 2NaBr।
तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल बेंजीन, मतलब मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। दूसरा नाम आपको पता ही टॉलिन होता है, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलना मुझे, कोई डाउट है तो बोलना बच्चे, किसी को भी। इसका नाम लिख देता हूँ मैं मिथाइल ब्रोमाइड। मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ, एकदम आराम से जा रहा हूँ, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। देख लो, फिटिक और वर्ड्स फिटिक दोनों साथ में मैंने इसलिए रखा है, रफ नहीं किया, ताकि आप आराम से उसके साथ में रिलेशन निकाल सको। फिटिक रिएक्शन क्या होता है भाई? हेलोरिन का रिएक्शन, हेलोरिन में एलोंग विद सोडियम मेटल कंपाउंड बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वर्ड्स फिटिक में क्या होता है? वर्ड्स मतलब अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में फिटिक मतलब हेलोरिन मिलाएंगे एलोंग विद सोडियम मेटल, तो बन जाता है अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टॉलिन, यहाँ पे बोल रहे हैं जनरली इस एग्जांपल में। तो ये हो गया आपका वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन है बच्चे यहाँ तक तो जल्दी से बोलो मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखो, देखो इस रिएक्शन को, हर एक चीज को समझो, और कोई डाउट है तो बोलना मुझे, चलेगा। तो इस तरह से जो हमारा केमिकल रिएक्शन बच्चे खत्म हुआ। अब क्वेश्चन आ गया सर इस चैप्टर में और क्या बचा हुआ है? मैंने आपको बोला था एक छोटा सा मैकेनिज्म है, ठीक है, लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में। ये मैकेनिज्म नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस में कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपको नहीं है बोर्ड एग्जाम में, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि सर ने एक कंटेंट छोटा सा छोड़ दिया था। मैंने बच्चे हर एक कंटेंट सिखाया है, डिलीटेड पोर्शन भी मैंने सिखाया हुआ, जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है वो कंटेंट भी मैंने सिखाया है। मेरे चैनल पे आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपने डिलीटेड पोर्शन भी देखा होगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने 12th केमिस्ट्री का डिलीटेड पोर्शन पेज वाइज दिया हुआ है। तो आप प्लीज बोर्ड एग्जाम वाले जो भी हैं, ठीक है, MSCT का भी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। जेईई नीट का तो ऑब्वियस कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि भाई जो अदर स्टेट के जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कंटेंट डिलीट हुआ, तो क्या वो जेईई और नीट में पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, कोई नोटिस आई नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे सब पढ़ेंगे, ठीक है, जेईई और नीट वाले। लेकिन जो बोर्ड के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो बोर्ड एग्जाम होती है उसके हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो भी सिखाया गया है उसका कंटेंट कुछ डिलीट किया गया है, जो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे पेज वाइज क्या क्या डिलीट हुआ वो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप उसको देखो और अपने टेक्स्ट बुक में भी वो मार्किंग कर लो कि भाई ये चीजें नहीं पढ़नी है। और वो चीजें जब आप नोट्स बनाते हो तो उसमें भी देख लो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सर ने बोला डिलीट किया गया है, तो वो पोर्शन आप अपने नोट्स में भी डिलीट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लिखते समय पूरा नोट्स बनाओ। क्यों पूरा नोट्स बनाओ? क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं आपको MSCT में अगर रूल आ गया कि नहीं सब पढ़ना है, जेईई नीट में आ गया रूल कि नहीं आपको सब पढ़ना होगा, तब आपके पास बच्चे टाइम नहीं रहेगा दोबारा उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, ठीक है, तब बहुत पीछे हो जाएंगे आप। तो स्टार्टिंग में जो नोट्स बनाएंगे वो सबका बनाओ, ठीक है, जितना आपको हो सकता है कि भाई ठीक है चीज़ें मुझसे हैंडल हो रही है, ठीक है, उसको बना लो। और एंड में उसको क्रॉस कर देना आप कि भाई बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, बाकी एंट्रेंस के लिए मुझे ऑब्वियस है कि मुझे वेट करना है कि क्या नोटिस आता है। चलो, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टाइटल लिखता हूं मैं यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इन पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ध्यान देना बच्चे, पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये कंपाउंड में जब आप जनरली OH मिलाते थे, आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक में आपने किया था, ठीक है, एक ही नाइट्रो था आपके पास, पहला वाला रिएक्शन याद करो जरा आज का। तो उसमें जब आप OH मिलाते थे 433 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको फिनॉल बन जाता था। तो उसका मैकेनिज्म बताने कि भाई कैसे 2 नंबर 4 नंबर पे जनरली पॉइंट एक्टिव होते हैं, कैसे 2 नंबर 4 नंबर के जो पॉइंट्स है वो एक्टिव हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्या लॉजिक उसके पीछे। चलो शुरुआत करता हूं मैं, पहले कंपाउंड बना लेता हूं फटाफट। तो ये रहा मेरे पास वो कंपाउंड जिसकी मैं तलाश में हूं, N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये माइनस बनाता है, ये प्लस बनाता है, ये मेरा हो गया इस समय पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मैं नीचे लिखता नहीं हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। अब होता क्या है कि इसके ऊपर आप OH माइनस अटैक कर रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो OH माइनस आपने अटैक कर दिया। अब जैसे अटैक करेंगे तो ये प्रोसेस बच्चे बहुत स्लो होता है, तो इसको हम बोलेंगे भाई ये स्लो प्रोसेस हो रहा है। अब प्रोसेस क्या होता है जरा वो समझते हैं कि ये सब जब अटैक करता है तो होता क्या है। जब ये अटैक करेगा तो ऑब्वियसली इसके साथ जाएगा, Cl की जगह पे जाता है, तो इनिशियल स्टेज में Cl के साथ रहता है ये। तो जब ये Cl के साथ रहेगा तो होता क्या है जरा देख लो यहाँ पे, होता ये है कि उस कार्बन के पास जैसे OH अटैक करेगा तो यहाँ पे उसी कार्बन के पास Cl पहले से था, अब OH भी आ गया, और ये NO2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फिलहाल, तो इसको वैसे का वैसे रख दो। फर्क कहाँ पड़ेगा? इस कार्बन के ऊपर फर्क पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये बॉन्ड थे इस तरह से। तो ये कार्बन बोलेगा कि भाई मेरे पास कैपेसिटी सिर्फ 4 की होती है, 5 की नहीं होती है, मैं सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता हूँ। तो जो बॉन्ड बोलेगा ठीक है तो मैं हट जाता हूँ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ये यहाँ से हट गया। और जैसे ये यहाँ से हटेगा
जैसे वहाँ से हटा, बोलते ना हम लोग नजरें हटी दुर्घटना घटी, बस वही सीन यहाँ पे होने वाला है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ से हटेगा तो बाजू वाला कार्बन बोलेगा भाई मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो 3 ही बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बाहर हाइड्रोजन का होगा, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब OH के आने की वजह से, तो इसकी वजह से इसकी वैलेंसी कम होगी, मतलब ये माइनस चार्ज बन गया। अब ये माइनस चार्ज कौन से पॉइंट पे बना बच्चे? सेकंड नंबर पे बना है, मतलब सेकंड वाला पॉइंट एक्टिव बन चुका है। यस, सेकंड पॉइंट एक्टिव बन चुका है बच्चे, ये तो सिखाना चाह रहा था मैं आपको। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, सेकंड पॉइंट एक्टिव बन चुका है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये माइनस चार्ज क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन है। माइनस चार्ज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अब बोलेगा कि भाई मैं 2 नंबर से 3 नंबर पे जाना चाहता हूँ, 3 नंबर पे जाना चाहता हूँ। तो जरा देखते हैं कि 3 नंबर पे जाता है तो क्या होता है। तो ये रहा आपका वापस से वही सेम पैटर्न, देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट से डील हो रही है। यहाँ पे बन गया माइनस चार्ज, यहाँ पे OH वैसे का वैसे है, Cl वैसे का वैसे है। देखो माइनस चार्ज का मतलब है कि उस जगह पे बॉन्ड नहीं आना चाहिए, यही लॉजिक है हमारे पास। और इस नंबर पे तो पहले से बॉन्ड नहीं आएगा, मतलब बॉन्ड किस पे नहीं आएंगे, पहले वो मैं जरा ब्लू मार्कर से आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरा है। यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस चार्ज है। तो बचा कौन सा? 2 पार्ट। और आपको पता है कि एक पूरे रिएक्शन में अगर आपने देखा होगा इस कंपाउंड में तो 2 बॉन्ड बनने चाहिए, वो भी दोनों बॉन्ड कैसे बनने चाहिए? अल्टरनेट फॉर्म में। यहाँ पे जरा चेक करो, अगर मैं एक बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ, एक बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ, क्या ये अल्टरनेट हो रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा ये अल्टरनेट हो रहे हैं। इसका मतलब कि 3 नंबर वाला बंदे, 3 नंबर वाला जो पॉइंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस माइनस चार्ज को, क्योंकि उसके आने के बाद भी 3 नंबर वाला क्या है, बाकी लोग डिस्टर्ब है पूरी तरह से, बॉन्ड ही नहीं क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये 3 नंबर पे एक्टिव नहीं हो रहा है बच्चे। 3 नंबर का पॉइंट इसको अपने पास नहीं बुला रहा है, इसलिए वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो ये माइनस चार्ज 2 नंबर से उठ के सीधा कहाँ भाग रहा है? फिर 4 नंबर पे चला गया। चलो आप देखते हैं कि 4 नंबर पे जाएगा तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो 4 नंबर पे चला गया बच्चे, ये माइनस चार्ज होकर 4 नंबर पे चला गया। जब ये 4 नंबर पे आएगा तो इसका मतलब हुआ कि देखो जरा, अब मैं जरा मार्कर और चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन मार्कर ले लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। यस, ग्रीन मार्कर। चलो तो अब देखो जहाँ जहाँ बॉन्ड नहीं आएगा वो वापस से मैं ग्रीन मार्कर से बता रहा हूँ। एक तो यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा, एक तो यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा, लेकिन बच्चे यहाँ तो बॉन्ड आ सकता है ना, जो बचे हुए 2 जगह वो तो आ सकते हैं, और गैप भी दिख रहा है बॉन्ड में, इसका मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो 2 नंबर से कहाँ पे बॉन्ड आया? 4 नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे भाई प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आप जरा देख लो, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, बॉन्ड तो शिफ्ट हो ही रहा है, माइनस चार्ज तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ में एक और कंपाउंड बन जाता है, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये माइनस चार्ज आपका, मैं एक तरह से बोलूँगा ये माइनस चार्ज उठ के यहाँ से यहाँ चला आया, क्योंकि इसका प्लस और इसका माइनस मिलके बॉन्ड बनेगा, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे, तो ये इस तरह से बॉन्ड बना देता है। चलेगा। अब ये बोलेगा कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है, तो वापस ये अपने इस माइनस चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ से उठा के 6 नंबर पे भेजेंगे। 5 नंबर पे क्यों नहीं भेजेंगे बच्चे? 3 नंबर वाली लॉजिक वापस से होने वाला है, इसीलिए 5 नंबर पे नहीं भेजेंगे। आ रहा समझ में? तो कौन से नंबर पे जाएगा? डायरेक्टली 6 नंबर पे आएगा। तो 6 नंबर पे कैसा बनेगा देख लो जरा। 6 नंबर पे बिल्कुल 2 नंबर वाला जैसा बनेगा। यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे वापस वही पुराना पैटर्न आ जाएगा। चलेगा। तो अब इसके ऊपर किसके ऊपर बॉन्ड नहीं आएगा? दिखा दो मैं आपको ब्लू मार्कर से। इसके ऊपर बॉन्ड नहीं आएगा और इसके ऊपर बॉन्ड नहीं आएगा, मतलब इसके ऊपर बॉन्ड आ सकता है। तो ये रहा आपके सामने बॉन्ड, और इस तरह से ये माना जाता है, इन सबको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये मानते हैं कि भाई जो बेंजीन रिंग है ना, ये देखो, ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसके हर जगह पे माइनस चार्ज फैला हुआ है। आ रहा है समझ में? इस तरह से। और फिर ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा और OH अपनी जगह ले लेगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? ये सर्कल में कर देता हूँ चाहिए तो। ये पूरी तरह से OH आ गया और ये जो Cl माइनस था वो पूरी तरह से बाहर चला गया, जिसको आप मैग्नीशियम में बोलते थे कि भाई ये, दिखाता हूँ मैं आपको, आप मैग्नीशियम में ये बोलते थे कि भाई ये NaCl करके बाहर निकलता था। याद आ रहा है? जब आप एक्चुअल मैग्नीशियम करते थे तो या रिएक्शन करते थे। कोई डाउट है? इस तरह से बन गया पी नाइट्रोफिनॉल। इस तरह से बन गया पी नाइट्रोफिनॉल। आपके सामने बच्चे पूरा का पूरा मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना मुझे, चलेगा? तो इसी के साथ ये जो मैग्नीशियम बच्चे मैंने खत्म किया है, इसी के साथ मेरा चैप्टर भी खत्म हो रहा है।
लास्ट कंटेंट एक बचा है इसके अंदर, यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट। बोर्ड एग्जाम में वो ऑलरेडी कैंसिल है और वो कंटेंट मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि वो कंटेंट जनरल कंटेंट है। टेक्स्ट बुक खोलो और खुद से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, चलेगा। यूजेज जिसको हम बोलते हैं यार, यूजेज ऑफ मिथाइल क्लोराइड, यूजेज ऑफ इथाइल क्लोराइड, यूजेज ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, इस तरह से यूजेज रहेंगे, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज कराने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी सेम चीज़ें टेक्स्ट बुक में दी गई है, ठीक है। मैं भी आपको सेम चीज़ें बताने वाला हूँ, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ खास नहीं है, चलेगा। तो इस तरह से बच्चे मेरा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव, यहाँ पे खत्म हो रहा है, चलेगा। तो ये जो मेरा चैप्टर था हैलोजन डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म हो रहा है, और मैं इसी के साथ ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और जब अगली बार मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए, ठीक है, और बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।